हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। सब लोग खूब अच्छे से मस्त मलंग होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने पढ़ाई पे, अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे होंगे। तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। आई थिंक जहाँ तक याद है, हम लोग संख्या के कुछ प्रकार को हम लोगों ने पढ़ लिया था। नंबर को हम पढ़ रहे थे। नंबर को हम लोग पढ़ चुके कहाँ तक? हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अपरिमेय संख्या। अब भाई, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। काहे से कि इस पे आपके सवाल पूछे जाते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेके आपके छोटे थ्योरेटिकल सवाल, नॉर्मल सवाल आपके बनाए जाते हैं। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, परंतु क्या है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, हिला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या में हमने 4 कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी? पूर्ण विभाजित। पूर्ण विभाजित पूर्ण विभाजित का हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपकी वह संख्या या तो प्राकृतिक हो, क्या हो, या तो प्राकृतिक हो, या तो वह संख्या पूर्ण हो, या फिर वह संख्या क्या हो, पूर्णांक हो। तो ऐसी कोई भी संख्या अगर हो मिलती है तो वह पूरी की तो पूरी तरह कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ में आई? तो पहला बिंदु हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो सीखा था, पूर्ण विभाजित का आधार यहाँ पे हमने किसको बनाया था? चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। दूसरा बिंदु हम लोगों ने चर्चा किया था दशमलव संख्या में बन जाए या दशमलव के बाद विभाजित हो जाए। दशमलव के बाद विभाजित। अब दशमलव के बाद विभाजित लिखने का मतलब ये है, मैं समझाते चल रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे भाई बंधु लोग हैं जो क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे क्लिप्स को काट के वायरल करते कि देखो फला सर ने ये बताया, जो कि पूरा पूरा, जबकि बताने का मूल मकसद कुछ और होता है, समझाने का मतलब कुछ और होता है, समझाई कुछ और चीजें जा रही होती हैं, उसके एक पॉइंट को काट के सोशल मीडिया पे दौड़ा देते हैं। दशमलव के बाद विभाजित का मतलब है, इसका आधार यह है कि दशमलव के पहले कौन सी संख्याएं, उससे हमसे नहीं मतलब है। दशमलव के बाद कहीं पहले, जैसे 2, 3, 5, यहाँ पे आके वो विभाजित हो गया। दशमलव के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी दशमलव स्थान पर जाकर संख्या वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किसके अंतर्गत आती है? वह संख्या हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। समझ में आई बातें? तीसरा बिंदु जो हम लोगों ने सीखा था, समझा था, तीसरा बिंदु था पूर्णतः विभाजित ना हो। पूर्णतः विभाजित ना हो। अब बात आती सर, अगर विभाजित नहीं है तो क्या हो सकती? परंतु आवृत्ति हो, परंतु अंक या संख्या की, अंक की आवृत्ति हो, अंक या अंक के समूह की आवृत्ति हो, अंक के समूह की आवृत्ति, समूह की आवृत्ति हो। तीसरा बिंदु हम लोगों ने क्या सीखा था? पूर्णता विभाजित ना हो, पूर्णता विभाजित ना हो, परंतु अंक या अंक के समूह की आवृत्ति हो जाए। वह संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही हो, परंतु क्या हो जाए, वह किसी अंक को लेके आवृत्ति बना ले या किसी अंक के समूह की आवृत्ति बना ले। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, मैं 1/3 अगर लिखता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं दशमलव के साथ
0.333333 कुछ इस तरह से 100 आगे बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर लिखते हैं तो 0.3 बार लिखा जाता है। बहरहाल अभी हम बार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सीटेट में कई बार, छोटे क्वेश्चन के अंतर्गत आता है परंतु पूछा गया है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो जैसे कि लिखा गया हो 2.574 574 574 इस तरह से ये आवृत्ति बना ले। देखो अंकों के समूह की आवृत्ति। अब यह 574 क्या है, अंक का समूह है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसको बार की दशा में लिखिए तो 2.574 इन तीनों पे बार लगा दिया जाता है। इन तीनों पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अंक या अंक की समूह की आवृत्ति हो रही है उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्लियर है बातें। तीसरा बिंदु समझ में आया। पहला बिंदु पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का तात्पर्य यहाँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या से था, ठीक है। दूसरा बिंदु हमने सीखा था दशमलव के बाद विभाजित हो जाए, अर्थात दशमलव के बाद चाहे पहले स्थान पे खत्म हो जाए, दूसरे स्थान पे, जरूरी नहीं तीसरे पर ही खत्म हो, आगे भी आके यहाँ कहीं खत्म हो सकता है। तो मतलब दशमलव के बाद किसी स्थान पे जाकर वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये विभाजित हो गया तो दशमलव के बाद विभाजित तो उसके अंदर में गिना जाएगा, परिमेय संख्या में गिना जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा बिंदु क्या था दोस्तों, पूर्णतः विभाजित न हो परंतु अंक या अंक के समूह की आवृत्ति हो जाए। कोई संख्या ऐसी है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर हमारे पास बाउंड्री है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ऐसी संख्या भी है जो समूह में या अंक के समूह में आवृत्ति बनाएगी। तो ऐसी संख्याएं भी किसके अंतर्गत आएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। आते हैं हम अपने चौथे बिंदु पे। चौथे बिंदु में हमने क्या सीखा था, चौथे बिंदु में मैंने बताया था वर्गमूल मिल सके, वर्गमूल या फिर घनमूल, घनमूल निकाला जा सके। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सके या फिर घनमूल निकाला जा सके, वो सभी संख्याएं भी किस संख्या के अंतर्गत आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लिखा था √4। अगर √4 लिखते हैं तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। तो मतलब √4 हमारा क्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √9 की बात करें, यह भी हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा दोस्तों। तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब यह क्या आएगा, यह 3 का घनमूल है। किसका घनमूल है, 3 का घनमूल है। और जब यह 3 का घनमूल है तो इसका मतलब √20 से मतलब घनमूल 27 जो है, क्यूब रूट ऑफ 27 जो है, वह भी क्या है, एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इतनी बातें समझ में, इतना हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जो आपका डे फर्स्ट था। ये आपका कौन सा लेक्चर है, डे सेकंड लेक्चर है, मतलब ये दूसरा लेक्चर है, आपका दूसरी क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है, दूसरी क्लास है। तो आज की क्लास में हम नंबर और उनके प्रकार को समाप्त करेंगे। अब इसके बाद हम संख्या के, ये पूरा नंबर सिस्टम खत्म, मतलब उनके प्रकार को पढ़ के हम संख्याओं के विभाजन पर आएंगे, अन्य नियमों पर आएंगे, जोड़ना घटाना बाकी चीजों पे। बहरहाल उसको आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है वो है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए भाई, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब हमने 4 बिंदु यहां पे पढ़े परिमेय संख्या के लिए। तो अपरिमेय संख्या ऐसी क्या हो सकती है? अब बच क्या रहा है आपके पास? आप जरा सोचिए, आपके पास बच क्या रहा है? अब अपरिमेय संख्या के लिए बच क्या रहा है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के लिए हमारे पास बच क्या है? जरा सोचो, ध्यान दो कि अपरिमेय संख्या के लिए हमारे पास बचा क्या। हमने पढ़ लिया कि जो पूर्ण संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, जो पूर्णांक संख्या है, वो सभी परिमेय के अंदर में है। दशमलव के बाद विभाजन जिसका हो रहा है वह भी संख्या किसमें है? परिमेय संख्या में है। और जिनको हम क्या कर सकते थे? पुनरावृत्ति या आवृत्ति के साथ बता सकते, वह भी उसमें है। मतलब इसमें आने वाली जो संख्या होगी वह संख्या जिसको विभाज्य नहीं कर सकते, या ऐसे लिख दें जो ना तो विभाज्य हो, ना तो विभाज्य हो, और ना ही क्या हो? अंक या अंक समूह की हो। ना तो विभाज्य हो और ना ही क्या हो? ना ही अंक या अंक समूह, अंक या अंक समूह, अंक समूह की पुनरावृत्ति हो, की आवृत्ति हो। ना तो वो क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो, और ना ही उसमें क्या हो? अंक या अंक समूह की आवृत्ति। अब अंक या अंक समूह की आवृत्ति का तात्पर्य यहां पे है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंक या अंक समूह की आवृत्ति अगर नहीं होती है और वह संख्या पूर्णतः विभाज्य भी नहीं होती है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अगर हम बात करें, जिनका वर्गमूल और घनमूल पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, वे संख्या। मतलब एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे लिख दिया जाए √2। तो √2 क्या है? इसका अगर हम वर्गमूल निकालने जाएंगे या घनमूल निकालने जाएंगे तो पूर्णांक हमको नहीं मिलने वाला, पूर्णांक हमको नहीं मिलने वाला। अगर हम यहाँ पे √3 लिख देते हैं, √5 लिख देते हैं, √6 लिख देते हैं, √7 लिख देते हैं, ये सभी संख्याएं जो है किसके अंतर्गत आएंगी? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। पहले वाले का शायद हमने एग्जाम्पल नहीं दिया। पहले वाले में बात हुई थी वह संख्या जो ना तो विभाज्य हो और ना ही अंक या अंक समूह की आवृत्ति हो, परंतु कहां? दशमलव के बाद की बात हो रही है। अगर ये दशमलव के बाद की बात हो रही है तो कुछ ऐसी संख्या हो सकती जैसे 2.54281723 कुछ ऐसा आगे बढ़ता चला जाए। यहाँ पे देखो किसी अंक या अंक समूह की आवृत्ति नहीं हो रही। अंक या अंक समूह की आवृत्ति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 एक बार आया है दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि किसी समूह के साथ
या किसी लगातार आवृत्ति के साथ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वह खुद संख्या दोबारा नहीं आ सकती, वह संख्या दोबारा आ सकती है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रही हो, कोई पैटर्न ना फॉलो। जैसे 5 4 2, अगला 2 यहाँ पे आया, फिर अगला 2 तुरंत आ गया एक अंक के बाद, मतलब कोई पैटर्न, कोई सीरीज ना फॉलो कर रही हो, तो ऐसी सिचुएशन की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती है। इतना क्लियर हुआ? तो परिमेय और अपरिमेय पे सबको कमांड हुआ, क्लियर हुआ कि परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती। कल मैंने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी कराया था। हमने आपको परिमेय के साथ परिमेय को जोड़ना, परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ना और अपरिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ने की सभी संभावनाएं हमने बताया था। पहले लेक्चर में, डे फर्स्ट में ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अगली संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के बाद आएगी, या कहें तो वहीं से उत्पत्ति शुरू होती। अभी हम एक चार्ट आपको बना के दे देंगे जहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वास्तविक संख्या। और संख्या वास्तविक संख्या। अगली संख्या हमारी है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जो परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ के बनाई जाती है। सब दोनों की सभी संख्याओं को इकट्ठा करके बना लिया जाता है। वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे आपको हमने परिमेय संख्या के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 बिंदु बताए थे। क्या बताए थे? 4 बिंदु बताए थे कि वो सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। इसके लिए हमने आपको 2 बिंदु बताए, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए, इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो वह संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश वाले बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यही हम लोगों को संख्या पद्धति में संख्या रेखा के रूप में, वास्तविक संख्या रेखा के रूप में पढ़ाया जाता है। कक्षा 6, 7, 8 में संभवतः ये पढ़ाया जाता है। समझ में आया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ जब लिख दिया जाता है, एक ही घर में, एक ही डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, तो वह संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? वास्तविक संख्या हो जाती है। किसी को इसमें कोई डाउट, किसी को कोई संदेह, किसी प्रकार का सवाल इस पर? तो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह बना वो कौन सी संख्या बन गई? वास्तविक संख्या बन गई। ठीक है। अब हम एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। अगर सवाल यहां से 1 2 बन सकते हैं। सबसे पहली संख्या थी हमारी प्राकृतिक संख्या। थोड़ा छोटा बना लिखेंगे, जिनको बनाना है बना सकते हो। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूरी तरह किसके अंदर में समाहित थी? प्राकृतिक संख्या पूरी तरह से समाहित थी पूर्ण संख्या के अंदर में। अगर याद हो तो कल मैंने ये ग्राफ बनाया था पूर्ण संख्या के अंदर में। और ये पूर्ण संख्या पूरी तरह से किसमें समाहित थी? पूर्णांक संख्या में। किसमें समाहित थी? पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में। अब पूर्णांक संख्या पूरी तरह किसमें समाहित हुआ? परिमेय संख्या में। किसमें समाहित हुआ था? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में। अब परिमेय संख्या, पूरी की पूरी परिमेय संख्या किसमें समाहित हो गई भैया? पूरी की पूरी परिमेय संख्या समाहित हो जाती है वास्तविक संख्या में। किसमें? वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में समाहित हो जाती है पूरी की पूरी कौन संख्या? आपकी परिमेय संख्या।
अब प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या थी, 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे 0 1 2 3 4 सोवान था। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 फिर से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर थे। यहाँ पे P अपान Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 टाइप के नंबर थे। और इसके बाद वास्तविक संख्या आई। वास्तविक संख्या में कौन थे, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों, अपरिमेय दोनों। अब सवाल आता है, वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय संख्या आ गई, वास्तविक संख्या के अंदर में अपरिमेय संख्या आ गई, लेकिन क्या अपरिमेय संख्या जो थी, जो अपरिमेय संख्या थी, इस चार्ट में कहीं नहीं दिखाई दे रही। भैया अपरिमेय संख्या एकदम से अलग हट के बैठती है, जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि भैया हमारे ही घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब परिवार के दो लोग परिमेय और अपरिमेय दो ऐसे हैं, जो एक है कि अपने परिवार के साथ रहता है, एक उसी परिवार का होके दूसरी जगह दूसरे के साथ दूसरे के सपोर्ट में खड़ा रहता है। परंतु अगर परिवार की बात करें तो बिना इनके जोड़े कभी नहीं बन सकता। वह कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। वह कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ नाम लिया जाएगा तभी वास्तविक संख्या बनेगी, परंतु वह इस चार्ट में, इस पारिवारिक चार्ट में कहीं दिखाई नहीं देगा। अपरिमेय संख्या एकदम से अलग कट के बैठा रहेगा, जो कि इस चार्ट में आपको दिखाई नहीं देने वाला है। समझ में आ रही बातें? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ में आई, ये चार्ट सबको समझ में आया। ये चार्ट बनाने का मेरा तात्पर्य बस इतना है, इससे यह समझ में आ सकता है, सवाल आपसे पूछा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन दे दे हाँ, दूसरा दे दे नहीं, तीसरा दे दे कुछ कह नहीं सकते, कुछ संभव नहीं, और चौथा दे दे यनूटी, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल सीधा सा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो सब पूर्ण संख्या है? हाँ भैया बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृतिक संख्या आ रहा है। परंतु अभी हम इसी सवाल को बदल दें, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? नहीं होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ऐसा सवाल कर दूं कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस तरह का सवाल आपसे पूछा गया है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से पूछा जाता कौन सा ऑप्शन सही है या फिर कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर गलत पूछा जाएगा तो 3 ऑप्शन आपके सही दिए हुए होंगे, 1 ऑप्शन गलत पूछा जाएगा। या सही पूछा गया ना, अगर आपका गलत पूछा गया तो क्या होगा, 3 सही 1 गलत दिया गया होगा। अगर सही पूछा गया तो उसमें क्या होगा, 3 गलत ऑप्शन दिए होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा। इसी तरह का स्टेटमेंट होगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। कुछ इस तरह के 4-5 ऑप्शन आपके बना के दिए जाएंगे। वैसे 4 ही ऑप्शन आते हैं, 5 नहीं आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है इतनी बातें?
सबको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सीधा 9672626252 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। 24/7 आपको यहाँ पे डाउट फैकल्टी मिल जाएगी, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप है, कहीं भी अपने डाउट्स को भेजकर वहां से आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। कोशिश करना, मेरी सलाह यही रहेगी, पहले अपने कम्युनिटी में अपने लोगों के बीच जाना और वहां पे अपने सवाल को रखना। शर्म की कोई बात नहीं है, जो सवाल आपको नहीं आते हैं उसको आप बेहिचक बेधड़क पूछिए। रीजन क्या है कि आप जितने बेशर्म होके सवाल करोगे उतना ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, उतनी ही चीजों को आप कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप बेशर्म होके थोड़ा पढ़ लिए तो आगे आपको समाज में शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी होगी। लेकिन अगर आप क्लास में या पूछने से घबराते हो, शर्म महसूस करते हो, तो समाज में आपको हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आप बेहिचक सवाल करिए, जो आपको नहीं समझ में आता उसको पूछिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई सबको, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला बिंदु हमारा क्या होगा, संख्या का आखिरी पड़ाव। जिस संख्या के प्रकार का आखिरी पड़ाव बोल सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं। चलिए अब थोड़ा उसको हम थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे एक चार्ट के थ्रू। जैसे मैंने लिखा, वह आखिरी संख्या है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वह संख्या जिसमें वास्तविक संख्या के साथ में काल्पनिक संख्या को भी रखा जाता है। वह संख्या कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक संख्या के साथ साथ काल्पनिक संख्या को रखा है, इमेजिनरी जिसमें रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या उसको हम बोलते हैं। क्लियर नाउ? किसी को कोई डाउट भैया? अब काल्पनिक संख्या की बात कैसे है? जैसे मैंने यह चाक लिया है, यह क्या है? एक चाक है। मैंने वास्तविक संख्या के रूप में इसको एक बोल दिया, वास्तविक संख्या के रूप में इसको क्या बोल दिया? एक बोल दिया। परंतु पढ़ाते लिखाते इस पर बहुत सारे धूल के कण या चौक के कण या अनदर दूसरे कलर हमारे पास है, दूसरे कलर के चौक के कण इस पर आके चिपक गए होंगे, जिसको हम नॉर्मली देख के नहीं बता सकते भैया इसमें कहाँ चिपका हुआ है। नहीं बता सकते। जब नहीं बता सकते हैं, हम उनकी कल्पना कर लेते हैं, हाँ कुछ ऐसे होंगे जो इस पे चिपक गए होंगे। तो इन दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। उनको लिखा कुछ a+ib टाइप का जाता है, a+ib, जहां पर a और b दोनों क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? काल्पनिकता को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको? काल्पनिकता को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? काल्पनिकता। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी। अब यहां पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जिसके साथ आई लगा हुआ है वह पार्ट क्या है? काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। वैसे यहां पे ये ए और बी अपने आप में वास्तविक तो है, ए और बी दोनों अपने आप में वास्तविक तो है, परंतु जब आई के साथ बी लिखा जाएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, और यह ए आपका क्या कहलाएगा? ए आपका कहलाएगा वास्तविक संख्या कहलाएगा। इसको हम वास्तविक पार्ट भी कहते हैं, इसको काल्पनिक हिस्सा भी कहा जाता है। वास्तविक हिस्सा और काल्पनिक हिस्सा। क्लियर है इतनी बातें?
चलिए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अब यहां से मैं आपको एक चार्ट देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, याद करने में आसानी रहे। सम्मिश्र संख्या को दो भाग में तोड़ा गया। पहली संख्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा पार्ट इसका है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको भैया हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स। इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इसको हम बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है? इनके फिर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन होता भैया? पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या। पहला पार्ट कौन था? परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा हिस्सा आपका क्या बना? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखो ये सब मैं बता चुका हूं, एक चार्ट दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। फिर से परिमेय संख्या का, जो परिमेय संख्या थी, इसके भी हिस्से हुए, इसके भी परिमेय संख्या के कितने हिस्से हुए? परिमेय संख्या के अंतर्गत आया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए। पहला प्राकृतिक, दूसरा पूर्ण और पूर्ण संख्या, और तीसरा आपका था पूर्णांक संख्या। तीसरा आपका था पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं भैया नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। इनको बोलते हैं क्या? होल नंबर। होल नंबर। ये हमारा क्या था? इंटीजर था। ये हमारा क्या था? इंटीजर था। ठीक है, कुछ चार्ट इस तरह से बनता जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, थोड़ा हम यहां पे पार्टीशन करते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो थी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आपका जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। पहला हिस्सा जो क्या होता है? वो धनात्मक पूर्णांक होता है। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा बनता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के कितने हिस्से? 2 हिस्से हुए, जिसमें से तीसरा हिस्सा आपका क्या था? शून्य था, जो कि ना तो धनात्मक था ना ही ऋणात्मक था। बेसिकली कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे, जिसमें से शून्य ना तो धनात्मक की कैटेगरी में आता था ना ही ऋणात्मक की कैटेगरी में आता था।
इन्हीं बातें क्लियर हुई। ये आपका चार्ट है, यहां से आप चीजों को आसानी से याद कर सकते हो कौन सी संख्या को किसमें तोड़ा गया। और सम संख्याएं विषम संख्याएं थी, जहां पे आपको पूर्ण संख्या में तोड़ी गई थी। पूर्ण संख्या को दो पार्ट में तोड़ा था। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के दो हिस्से हुए थे, मैं बना दे रहा हूं इसी वक्त दोनों का। सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या। वैसे ये जो चार्ट बन रहा है ये यहीं से नीचे बनना चाहिए था, पूर्ण संख्या में यहाँ पे, और इंटीजर में यहाँ पे 3 हिस्से आपके होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए सम संख्या मतलब आपका क्या, इवन नंबर, इवन नंबर्स, और यहाँ पे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो पूर्ण संख्या के दो हिस्से सम संख्या और विषम संख्या। इतनी चीजें आप इस चार्ट से आसानी से क्लियरिफाई कर सकते हो किस तरह से हमारी चेन बनी और नंबर का डेवलपमेंट और किस प्रकार से नंबर होते गए। और सभी के बारे में मैंने बहुत बखूबी समझा दिया कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, पूर्ण, पूर्णांक, वास्तविक, काल्पनिक, सभी संख्याओं का हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, इतनी चीजें आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाने वाला हूं, फिर से अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिनसे और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से तो हमारे क्वेश्चन वही स्टेटमेंट वाले पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। पहले मिटा देते हैं। हाँ, तो सीटेट के लिए हम पढ़ रहे हैं। सीटेट वाले सभी भाई लोग, सभी बहन, जितने भी लोग को पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत का सेंस ये नहीं कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, पढ़ने में दिक्कत का सेंस बहुत सारे भाई लोग बहन लोग ऐसे हैं कि जो बीच में पढ़ाई बंद कर देते हैं या अनदर किसी स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, या फिर पारिवारिक स्थितियों की वजह से कहीं और जाना पड़ जाता है, तो उनके मैथ का हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो उनके लिए है कि मैं पूरा हिस्सा एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक क्लास 5-6 के बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए, कोऑपरेट करते रहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट सिखाऊंगा कि आप फिर से लगेगा हाँ हम 5वीं 6वीं से लेके अपने सीटेट तक पूरा हिस्सा कंप्लीट कर पा रहे हैं, कवर कर पा रहे हैं। इतना हो गया। अभी और किसी को किसी प्रकार का डाउट? सम संख्या विषम संख्या बता दिया। अब आते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य पर। अगला पॉइंट हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या की बात क्या है? ऐसी संख्या जो विभाज्य हो। अब ऐसी संख्या जो विभाज्य हो, इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो विभाज्य है, या ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उनको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्या कही जाती है। लेकिन बात आती है कि भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या जो विभाजित हो जाए किसी संख्या से। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कुछ लोगों को। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया सम संख्या। सम संख्या क्या थी? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्या की। वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, विभाजित हो। वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अन्य किसी संख्या का तात्पर्य यह है कि सपोज दैट अन्य किसी संख्या से विभाजित हो,
तथा एक और स्वयं से हो, एक और स्वयं से हो, स्वयं से हो। इसको लिख दे रहे हैं काहे से, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर इसको ऐसे सीधा सीधा लिखें, वह संख्या जो एक स्वयं एवं अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो। अन्य संख्या से, किससे किससे, एक से हो, स्वयं से हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। आप चाहे यहां समझो, वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तथा एक और स्वयं से हो, एक से हो, स्वयं से हो और किसी अनदर संख्या से, तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 14, 14 भैया एक से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 7 से विभाजित है और 14 से विभाजित है। अब बात हुई थी एक से, स्वयं से, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, चाहे एक संख्या हो, दो संख्या हो, तीन संख्या हो, चार संख्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाइयों ये क्या है, 2 से विभाजित है और 7 से विभाजित है, तो मतलब यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इतनी बातें समझ में आई। जैसे मैंने लिख दिया 25, तो 25 किससे विभाजित है, 1 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और फिर 25 से विभाजित है कि नहीं। 1 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 25 से विभाजित है। यह देखो 1 से है, स्वयं से है, उसके अलावा एक किसी अन्य संख्या से विभाजित है, इसका मतलब यह हुआ यह संख्या भी क्या है, पूर्णतः भाज्य संख्या है। समझ में आई बातें, पूर्णतः भाज्य संख्या है। अब हम बात करने वाले हैं अगली संख्या के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या भैया, अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं भैया, प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है। अभी हमने बात किया वह संख्या जो एक स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। एक से हो, स्वयं से हो और किसी एक अन्य से हो जाए, तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाए। मतलब अगर किसी अन्य वाला हिस्सा ही हटा दिया जाए, इतने हिस्से से अगर कोई विभाजित हो रहा है, तो मतलब उसको भाज्य नहीं माना जाएगा, मतलब उसको भाज्य नहीं। देखो क्यों, क्योंकि इसी एक बात पर जोर दिया गया कि एक स्वयं और एक अन्य संख्या एवं एक अन्य संख्या से विभाजित हो, तब वह क्या होती है, भाज्य होती है। तो मतलब अगर एक अन्य संख्या को काट दिया जाए, एक अन्य संख्या को छोड़ दिया जाए, एक और स्वयं तक सीमित किया जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब ऐसी संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी से भाज्य ना हो, किसी से विभाजित ना हो। विभाजित ना हो मतलब वह कौन सी संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, वह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी भैया, वह संख्या होगी प्राइम नंबर।
यानी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अब कैसे जानेंगे भैया अभाज्य संख्या? यहाँ पे हम बीच में थोड़ा सा डिब्बा बनाते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी। जैसे मैंने लिखा 2, 2 किससे विभाजित होगा? 1 से होगा और 2 से होगा। मैंने लिखा 3, 3 किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 3 से होगा। 5 किससे विभाजित होगा? भैया 1 से होगा और 5 से होगा। 7 किससे होगा? ये होगा 1 से और 7 से, क्योंकि 2 खुद के पहाड़े में, खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 भी 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है और कहीं भी नहीं आता है। 5 भी अपने ही पहाड़े में आता है, 7 भी अपने पहाड़े में आता है। इसी तरह अगली संख्या है 11, जो कि 1 और 11। अगली संख्या है 13, जिनको हम 1 और 13 में ही पा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? क्या ऐसा ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई पहाड़ा है जहां पे हमको यह मिल सकता है कि 13 किसी अंदर संख्या के पहाड़े में आ रहा हो? ऐसा संभव मान है? ऐसी संभव संख्या कोई है जहां पे हमको ऐसा मिल सकता है कि 13 आएगा? है क्या? नहीं ना। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, ऐसी संख्याएं जो क्या हो, 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, मतलब 1 के पहाड़े में आए, 1 के टेबल में आए और स्वयं के टेबल में आए, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिले, वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्लियर? अच्छे से दिखाई दे रहा है? किसी को देखने में या लिखने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हमने क्या क्या सीख लिया? भाज्य संख्या सीख लिया और अभाज्य संख्या सीख लिया। क्या क्या सीखा? भाज्य संख्या सीखा और अभाज्य संख्या सीखा। अगली बात आती है सह अभाज्य संख्या। अब बोलो भैया सर ये कौन सी संख्या आ गई सह अभाज्य संख्या? मतलब अभाज्य तो समझ में आ रहा था कि चलो भाज्य था, और भाज्य जो संख्याएं भाज्य नहीं हो पाई, जो इस नियम को नहीं फॉलो कर पाई, वो अभाज्य हो गई। लेकिन अब इस सह अभाज्य का क्या झंझट हो गया? और सह अभाज्य के साथ साथ एक संख्या और आती है, युग्म अभाज्य। क्या आती है? युग्म अभाज्य। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब बोलो सर ये नया नया चीज कहाँ निकाल दे रहे हैं? युग्म अभाज्य, सह अभाज्य। तो अगली संख्या हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्या। भाज्य हो गया, दूसरा हमारा था अभाज्य। अभाज्य संख्या लिख दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला बिंदु हमको जो पढ़ना है उसको पढ़ना है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जिनको हम बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर्स। अब बात आता है सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब सिंपल सी बात है, सह अभाज्य संख्याएं, सह मतलब यहां पे साथ में, साथ में का मतलब कम से कम जोड़े की बात तो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कम से कम जोड़े की बात तो कर रहा है। मतलब इसका सीधा मतलब है कोई जोड़े में आने वाली अभाज्य संख्या। लेकिन जोड़े में आने वाली अभाज्य संख्या को हम डिसाइड कैसे करेंगे? जो यहाँ पे सह अभाज्य का तात्पर्य है, को प्राइम नंबर्स का तात्पर्य है, मतलब है कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड में, जिनके समुच्चय में, या हम बोल सकते हैं जिनके गुणनखंड में कोई भी अतिरिक्त उभयनिष्ठ ना हो, या जिनके गुणनखंड में, ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड में, जिनके गुणनखंड में
गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। अब सोचोगे सर ये नया चीज क्या आपने लाके इन्वॉल्व कर दिया, अभी तक तो आपने इसके बारे में बताया नहीं। उभयनिष्ठ संख्या ना हो, ना हो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो। अब मुद्दा यहां पे फंस गया। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज। उभयनिष्ठ का मतलब भैया कॉमन, जो दोनों में, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा 5 और 6, दो संख्याएं ले लिया, ये किससे विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है, खोजो। अगर 5 और 6 की बात करें, 5 किससे विभाज्य है, 1 से विभाज्य है, और किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। 6 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य है। यहां पे बोला ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। अब जिनके गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो उन्हें अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन कैसी उभयनिष्ठ संख्या ना हो, एक के अतिरिक्त। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई उभयनिष्ठ संख्या की जगह हम लिख सकते हैं गुणनखंड में एक के अतिरिक्त। यहां पे हमको लिखना चाहिए एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ संख्या ना हो। ये चीज मिस हो गया था लिखने में। यहाँ पे ऐसी दो संख्या जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। तब ध्यान दो, इनके बीच में एक और एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में कॉमन है। तो मतलब क्या हुआ, 5 और 6 का जो जोड़ा है ये कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। समझ में आया। जैसे मैं लिख दूं 7 और 9, 7 और 9। अगर ध्यान से देखा जाए, बात हम अभाज्य की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक संख्या भाज्य आ रही है। 6 जो आ रहा है यहाँ पे एक संख्या भाज्य है, लेकिन 5 के साथ अगर 6 को रखा गया तो ये दोनों सह अभाज्य, एक साथ भाज्य नहीं, मतलब एक ही संख्या से ये दोनों संख्याएं भाज्य नहीं है। मतलब साथ में भाज्य नहीं हो सकते, अलग अलग भाज्य हो सकते हैं। हो सकता है 5 भाज्य ना हो लेकिन 6 भाज्य हो, अलग अलग भाज्य हो सकते हैं, परंतु सह अभाज्य है ये। मतलब साथ में जब रहेंगे तो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैंने 7 और 9 लिखा, तो आप यहाँ पे 9 को देख रहे होंगे कि 9 एक भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, परंतु जब इनको दोनों को एक साथ रखा जाएगा ये सह अभाज्य हैं। क्यों, 7 1 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, और 9 जो होगा 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। तो 1 के अलावा इनके पास भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है। यह संख्या कौन सी संख्या हुई, सह अभाज्य संख्या हुई। कौन सी संख्या हुई, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हुई, सह अभाज्य संख्या बन जाएगी। क्लियर है बातें। पहली संख्या हमने क्या पढ़ा, भाज्य संख्या, वह संख्या जो क्या है, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए एक और स्वयं के अलावा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए वह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। वह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर। अगला क्या था, अभाज्य संख्या, जिसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन सा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो। स्वयं और एक के अलावा जब कोई विभाज्य नहीं होगा तो वह संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। तीसरी संख्या हम लोगों ने पढ़ा सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या पढ़ा, सह अभाज्य संख्या पढ़ा, जिसका क्या तात्पर्य था कि कोई ऐसी संख्या या ऐसी संख्या का समूह जो साथ में विभाज्य ना हो। दोनों अलग अलग हो तो विभाज्य हो सकते हैं,
भाज्य हो सकते हैं, परंतु जब उनको एक साथ लिखा जाए तो वह भाज्य न हो तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहां पे आपको एक लॉजिक बताऊं, कोई भी दो लगातार संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या ले लो आप, कोई भी दो लगातार आने वाली संख्या वह हमेशा क्या होती है? सह अभाज्य होती है। कोई भी दो लगातार आने वाली संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगली कौन सी संख्या है हमारी भैया? अगली हमारी संख्या है भैया युग्म अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या। अगला पॉइंट हमारा क्या है? युग्म अभाज्य संख्या। इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। कौन सा प्राइम? ट्विन प्राइम। युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। मतलब ट्विन का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब एक ही जैसे शकल सूरत के दो लोग, एक ही जैसे शकल सूरत के दो लोग और दोनों कैसे हों? अभाज्य हों। दोनों कैसे हों? अभाज्य हों। मतलब ऐसी संख्या, ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर मैं लिख देता हूं, वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं, वह अभाज्य संख्याओं का समूह, समूह नहीं सम का युग्म, युग्म जिनका अंतर, जिनका अंतर दो हो, जिनका अंतर दो हो, वे क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। वह अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर दो हो, वे क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या समझ में आया? युग्म अभाज्य संख्या, युग्म मतलब जोड़ा, अभाज्य और संख्या। ठीक है, अभाज्य हो संख्याएं और युग्म में हो, जोड़े में हो, तो उनको इंग्लिश बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो इसका मीनिंग निकल के आता, वह अभाज्य संख्या, संख्याओं का युग्म जिनका अंतर दो होता है, वे संख्याएं युग्म अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 3 और 5, 3 भी आपकी विभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है, 5 भी आपकी अभाज्य संख्या है, और 3 और 5 का अंतर, 3 और 5 का अंतर क्या है? 2 आ रहा है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या होती है? युग्म अभाज्य संख्या होती है। अगला हिस्सा 11 और 13। 11 और 13 भी एक ऐसा अभाज्य संख्याओं का युग्म है जिनका अंतर कितना मिलता है? 2 मिलता है। जिनका अंतर क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती? युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। अब इतनी संख्याएं हमने पढ़ा, इनमें से भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा भाज्य संख्या, दूसरा हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, तीसरा पढ़ा सह अभाज्य संख्या, और चौथा पढ़ा युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या यहां से क्वेश्चन और सह अभाज्य संख्या यहां से क्वेश्चन, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या यहां से क्वेश्चन। मतलब आपके इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आपके खूब सारे पूछे जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके दिमाग को उलझाया जाएगा, आपके दिमाग को फंसाया जाएगा, आप इन्हीं थ्योरीज में उलझ जाओ, और इन्हीं थ्योरीज में उलझ के उनके मीनिंग को समझने में गलती करो और आप अपने एक नंबर को गंवा दो। ठीक है, कुछ इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे आपकी थ्योरी समाप्त होती है। ठीक है,
संख्या और संख्या के प्रकार की यह थ्योरी आज समाप्त होती है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे विभाज्यता के नियम, अन्य जो नियम है संख्या पद्धति पे आधारित, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इतने टॉपिक के लिए आपका प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे इन पे आधारित प्रश्नों पर करेंगे, ठीक है। मतलब डे थर्ड हम क्या करेंगे, डे थर्ड में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन डे करेंगे। डे थर्ड पे इतनी थ्योरी के आधार पर जितने संभव सवाल हैं, जितने बन सकते हैं या जितना बने हैं या जितना पूछे गए हैं, जब पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में या अगले डे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और जो लोग चैनल पे नए आ रहे हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें @infinity-mind96 को। और अपने कोर्स को सिक्योर करने के लिए, कोर्स को कंफर्म करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.infinity-mind.online पे। वहां पे जाकर अपने कोर्स में फ्री इनरोल हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।